22 फरवरी 1974 को लाहौर शहर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC या तंजीम ताउन इस्लामी का सरबराही इजलास हुआ, जो कि कुर्राए अर्ज पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के उरूज का दौर था। लाहौर इनका किला था, जहां से तमाम नशिस्तें ये गुज़िश्ता इंतखाबात में जीतकर क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो साहब खुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि इनका इरादा 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का था। यूं वो पाकिस्तान को भारत के गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक या नॉन अलाइंड मूवमेंट में कलीदी किरदार के मुकाबले पर भी लाना चाहते थे। शहर में जश्न का समा था कि जब आलमी सियासत के बड़े नाम यहां इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडरान नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारी सुर्खियां इनके बहीमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थीं, क्योंकि आलमी इस्तामार, जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफवी हैं में इस्तामार है बातिल अर्जल कहकर ललकारा था, इन सरबराहों को निशाने इबरत बनाने पर तुला था। शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि इन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दे दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज की मरहून मिन्नत इक्तदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आजादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे जब बमुश्किल एक साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आने वाले एक वफ्द से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें इनके सौतेले भाई मसाइद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाइद भी शामिल था। मसाइद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाइद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था कि जहां पुलिस की गोली लगने से ये जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाइद इस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन इस रोज ये कुवैती वफ्द के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई को पहचान लिया और अपना माथा इसके आगे किया ताकि ये इसको चूम सके, लेकिन इसने यकायक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की थोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी इनके कान के आर पार हो गई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये जानबर ना हो सके। फैसल बिन मसाइद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इसका सर 18 जून 1975 को कलम कर दिया गया। शाह फैसल के इस बहीमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। यह कत्ल इनकी फौज की जानिब से किया गया, जिसने साथ ही इक्तदार पर कब्जा भी कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 ही में बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए। इनके इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक में कदूरतें कम हुई, बल्कि बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान भी यही हुआ। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीबुर रहमान और इनके पूरे खानदान को मौत के घाट भी उतार दिया। मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और इनकी बहन शेख रेहाना खानदान की 2 ही अफराद बची जो जिंदा रह सकी, क्योंकि ये इस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रची थी। बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि यह कत्ल अमेरिका की CIA ने करवाया था। याद रहे कि जनरल ज़ियाउर रहमान, जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, इसी ने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान भी किया था और बाद अज़ां शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्क के इक्तदार पर इसने कब्जा भी कर लिया। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में जुल्फिकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराहान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। 1971 की जंग में भारत के हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद उस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मुकाम दोबारा से बनाने की तगोदौ में मसरूफ था। ऐसे हालात में यह भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि इसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नजरों का मरकज बना दिया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा मुल्क बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन इनके मुखालिफ नौजमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि यह इलेक्शन धांधली ज़दा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ज़िया हुकूमत ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने इन्हें हैरत अंगेज तौर पर 3-4 के फैसले में सजाए मौत सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह ने कई बरस बाद यह एतराफ किया कि इस सजाए मौत को कम किया जा सकता था।
مصر کے صدر انور سادات بھی اس کانفرنس میں شریک تھے اور ان کو بھی بعد ازاں اسلامک جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلام بولی نے قتل کیا۔ گو کہ جامعہ اسلامیہ کے طلعت قاسم کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل اسلامک جہاد نے نہیں بلکہ ان کی اپنی تنظیم نے کیا تھا۔ خالد اسلام بولی نے انور سادات کو اس وقت قتل کیا جب وہ اینول ڈے پر فوج کی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اسلام بولی خود بھی مصر کی فوج کا ایک لیفٹیننٹ تھا۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمان نے دیا تھا، جو کہ زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر 18 فروری 2017 کو شمالی کیرولینا میں فوت ہو گیا۔ یاسر عرفات پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ 1974 میں لاہور میں ہوئی کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو 2004 میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دے دیا گیا۔ گو موت کے سبب پر خاصی بحث رہی ہے، لیکن غالب تھیوری یہی ہے کہ ان کے خون میں HIV کے جرثومے پائے ضرور گئے تھے، لیکن ان کی موت زہر کے باعث ہوئی۔ معمر قذافی اس کانفرنس کے شرکاء میں سے قتل ہونے والے آخری مسلم دنیا کے رہنما تھے۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی، جنہوں نے ستمبر 1969 میں ایک کو کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، باغیوں کو ایک ڈرینیج کے پائپ میں چھپے ملے جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ لیبیا کی خانہ جنگی، جس میں معمر قذافی کے مخالفین کو امریکہ اور نیٹو کی پشت پناہی حاصل تھی، کہ شروع ہونے کے بعد دارالحکومت تریپولی پر قبضہ ہو چکا تھا اور معمر قذافی اس کے بعد سرت میں پناہ گزین تھے۔ اس دن بھی وہ وادی جرف کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے جب نیٹو نے ان کے قافلے پر بمباری شروع کر دی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ پائپ میں چھپے تھے اور اس بمباری کے دوران ان کے سر پر چوٹیں بھی آ چکی تھیں۔ تقریباً مردہ حالت میں باغیوں کو ملنے کے بعد قذافی کو ہجوم نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ لیبیا ان کے قتل کے بعد سے خانہ جنگی سے بھی بامر محال ہی چھٹکارا پانے کے قابل ہوا ہے اور آج بھی غیر مستحکم ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں پر فوج قابض ہے اور باقی پر مذہبی شدت پسند تنظیمیں۔